जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे हिंदी 100 मार्क्स और आप सबके लिए हिंदी 100 मार्क्स से टॉप 10 MVBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जो कि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और आज का जो सेट है आपका 1 है और आपको हम कराने वाले हैं 1 से लेके 10 तक सेट। अगर आप 10 का 10 सेट कर लेते हैं तो आपको फाइनल एग्जाम में आपको 90 प्लस लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जिस प्रकार हम आपको मॉडल पेपर बोले थे देख लीजिएगा और उसने आप देख लेते और तो आप तब आपका क्या है, स्कोर बहुत ही अच्छा चला गया था। और जो बच्चे मॉडल पेपर नहीं देखे हैं MCQ तो जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। उसी प्रकार आपको सब्जेक्टिव का भी सेट बाय सेट कराएंगे और 10 का 10 सेट कराएंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप 10 का 10 सेट जरूर देखेंगे। तो चलिए हम यहाँ से आगे चलते हैं। और जितने बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को एक बार जम के शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और 1 नंबर में क्या लिखा है कि डायरी क्या है। ये आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VBI कह सकते हैं, बार बार पूछा गया प्रश्न है कि डायरी क्या है। इसके बारे में उत्तर आपको ये समझना है। पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं, कलर ले लेते हैं रेड, अच्छा होता है। डायरी वह साहित्य है जो प्रतिदिन घटनाओं एवं अनुभवों का वर्णन होता है। डायरी मतलब कि साहित्य है। क्या है? डायरी वह साहित्य है जिसमें प्रतिदिन प्रतिदिन जैसे मेरा एक दिन चला गया, दूसरा दिन चला गया, तीसरा दिन चला गया, चौथा दिन, ये जो प्रतिदिन जो घटनाओं होता है, किसी दिन हम गाड़ी से किसी को ठोक दिए, किसी दिन ये इलाज हो गया, ये फलना चिल्ला हो गया, और अनुभवों कि हम कितना क्या किए हैं उसका वर्णन किस में किया जाता है? डायरी में किया जाता है। डायरी वह व्यक्ति के जीवन का दर्पण है। डायरी जो है वह व्यक्ति के क्या है? जीवन का दर्पण है, जिसमें अच्छाई बुराई सभी चीज का गुण का वर्णन किया रहता है। ठीक है। लेखक मल्लेज के अनुसार डायरी का लिखा जाना एक कठिन कार्य है। बिल्कुल सही बात है। अपने जीवन में आप गलती किए हैं या सही किए हैं, वो सभी के सभी कार्य लिखना वह क्या है? एक प्रकार की कठिन कार्य है। यह वही व्यक्ति लिख सकता है जिसका जीवन नियमित एवं संयमित है। डायरी आलसी, लापरवाह, लक्ष्य विहीन, दिशाहीन व्यक्ति नहीं लिख सकता है। बिल्कुल कहा गया है जो व्यक्ति डायरी लिखने में, देखिए डायरी वही व्यक्ति लिख सकता है जिसके पास क्या हो? नियमित रूप से वह काम करे, केयरफुली, मतलब कि वो बढ़िया से बढ़िया काम करे। और वो आदमी डायरी नहीं लिख सकता जो आलसी है। आलसी मतलब क्या? कि छोड़ो ना, आज का नहीं लिखेंगे कल लिख देंगे। लापरवाह व्यक्ति, उसको कोई लापरवाह, लक्ष्य विहीन, उसको कुछ ठिकाना ही नहीं है। इसमें मल्यज यह भी बताता है कि आदमी अर्थात को जीता ही नहीं, अर्थात को रचता भी है। मतलब कि जो व्यक्ति है ना, हम ही मान लीजिए हम कोई चीज को जीतेंगे ही नहीं बल्कि उसे कुछ ना कुछ रच देंगे। और ठीक है, रचने और भोगने की रिश्ता को द्वंद्वात्मक होता है। रचने और भोगने का जो रिश्ता होता है कैसा होता है? द्वंद्वात्मक होता है। और मुझे 100% उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज एक बार लाइक करके बता दीजिएगा कि सर मुझे बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है। चलिए अब देखिए सेकेंड और प्रश्न में देखिए क्या करा है। सेकेंड और प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड और प्रश्न को देखते हैं यहाँ पर क्या करा है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू है। व्याख्या कह रहे कैसे? जैसे मान लीजिए ये एक सिक्का है, एक तरफ रहता है भारत, एक तरफ रहता है क्या? पैसा रहता है। और उन दोनों का अगर उछालिएगा, सिक्का नहीं करा, कभी भारत आएगा कभी पैसा आएगा। तो उसी उसी प्रकार का है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्का है। क्या है? एक ही सिक्का है, लेकिन क्या है? 2 पहलू, एक तरफ भारत एक तरफ पैसा है। तो उसके बारे में क्या करना है? आपको व्याख्या करना है। तो चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं गजब तरीका से। यहाँ पर उत्तर लिखा गया है, क्या करें कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक दिग्गज पाठ के ओ सदा नीरा शीर्षक से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ओ सदा नीरा शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर है। आपको फटाफट याद कर लेना है कि ये जो शब्द लिया गया है, यहां से यहां तक जो शब्द देख रहे हैं, वह सुंदरा भोगी मानव और धर्मार्थ मानव जो लिखाया गया है वो किसके द्वारा लिया गया है? लिखा गया है तो जगदीश चंद्र माथुर। कहां से लिया गया है? ओ सदनीरा पाठ से लिया गया है। ठीक है। इस वाक्य में कवि ने गंडक नदी के किनारे स्थित वनों के विनाश के लिए मानव की भोगेदारी तथा धर्मार्थ प्रवृत्ति को बताया है। कवि कहते हैं कि मानव की यह प्रवृत्ति होती है कि वह पृथ्वी पर एकत्र साम्राज्य स्थापित करे तथा इसके लिए वह दिन रात प्रयास में लगा रहे, तथा इसके लिए वह मानव मर्यादा को भी दांव पर लगा देता है तथा स्वयं
वो सबसे बड़ा धर्मार्थ सिद्ध करने का प्रयास करता है। इसमें समझिए ये जो है एक पृथ्वी है, ठीक है, और इस पे क्या करता है मानव जो है ना अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। क्या करता है? साम्राज्य। और प्रकृति कह रहे क्या कि आप नया नया पेड़ पौधे लगाइए जिससे प्रकृति जो है और अच्छा खासा खिलता हुआ रहे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे, अगर आप समझ गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझे हैं तो एक बार और रिपीट करके क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब सेकेंड बार थर्ड नंबर प्रश्न में देखते हैं, और थर्ड नंबर में क्या करा है। 3 नंबर प्रश्न जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको आप क्या कर लीजिए, स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। उषा का जादू कैसा है? किसी न किसी प्रश्न किसी न किसी तरह से आपको प्रश्न पूछेगा और आपको उत्तर इसी प्रकार दीजिएगा, तो आपको 2 नंबर देने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर क्या लिखा है। उषा का रंग रूप मादक है। क्या है? मादक है। उसका आगमन और भी अधिक मदभारा है। मदभारा की जैसे एकदम देखने में सुंदर सा लगे। किसका? उषा का। चारों ओर हलचल मचा देती है। जब ये उषा का जादू जब निकलता है तो क्या करती है, चारों ओर हलचल मचा देती है। और उसका प्रभाव भी विलक्षण है। क्या है? विलक्षण है। उसके जादू जादू का ही प्रभाव है कि नील शंख के समान दिखाई देता है। ये जो उषा के जैसे सूर्य को देखे वो उगता हुआ रहता है तो क्या रहता है, नीले शंख के समान दिखाई देता है। कभी वही आकाश दिखाई देता है मानो राख से लिपा हुआ नीला चौका हो, अथवा लाल केसर के जल से घुली हुई काली सील हो, अथवा किसी स्लेट पर लाल फरिया पोत दी गई हो। यह उषा का ही प्रभाव है। वह अपना जादू भरी प्रभावी ढंग से बिखरे देती है, और यह वह सब सूर्योदय से पूर्व ही रहती है। जैसे हम एक एग्जाम्पल में समझाना चाहते हैं और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि उषा का जादू कैसा है? उषा का जो जादू है ना वो सूर्योदय से पहले, मतलब कि जब सूर्योदय हो गया उसके बाद नहीं है, सूर्योदय से पहले। जैसे मान लीजिए आपका सूर्योदय होता है 6 बजे, ठीक है, कि कभी कभी 7 बजे भी होता है, ठंडी के मौसम में तो 8 भी बजा देता है, ठीक है। तो ये जो होता है ना सूर्योदय से पहले, 6 बजे से पहले क्या होता है, एकदम नीले संग के समान रहते हैं, काले से लेकर लाल प्रभाव, एकदम देखने में हो बहुत ही मस्त लुक दिखाई देता है जब सुबह का आगमन देखे जाए। और ढलते समय और उगते समय दोनों ही मस्त लुक दिखाई देता है। तो यही कुछ प्रश्न कहा जा रहा है। इस प्रश्न को अगर आप रिपीट करके देखेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए 4 नंबर में देखते हैं क्या कह रहा है 4 नंबर में, कि कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। ये जो कृष्ण भगवान जानते होंगे वो खाते खाते कुछ ना कुछ शरारते करते हैं। तो देखिए क्या करे, कृष्ण खाते समय नंद बाबा की गोद में बैठे हैं। क्या करते हैं? कृष्ण खाते समय कहाँ बैठे हैं? नंद बाबा की गोद में बैठे हैं, और अपने हाथ से उठा उठा कर खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उठा उठा कर खा रहे हैं। कौन खा रहे हैं? कृष्ण भगवान खा रहे हैं, ठीक है। वह थोड़ा सा खाते हैं और अधिक धरती पर गिरा देते हैं। क्या करते हैं? ये जो कृष्ण भगवान है कह सकते हैं वो थोड़ा सा खाते हैं, थोड़ा थोड़ा, और अधिक गिरा देते हैं। वह भोज्य पदार्थों को अपने हाथ से उठाते हैं। अनेक पदार्थ उनके सामने रखी रहती है, पर दही उनको सर्वाधिक प्रिय है। ये जो कृष्ण भगवान है उनको पता है आपको कि उसका क्या सबसे ज्यादा है, तो दही सबसे ज्यादा अमृत चीज माना जाता है, सबसे ज्यादा प्रिय है उसका। वह जब मिश्री दही मक्खन मिलाकर अपने मुंह में डालते हैं तो उस समय शोभा देखने की कुछ ही मिलती है। मतलब कि उस समय जब दही मक्खन घी वगैरह वाला गा कर जब खाते हैं तो उस टाइम देखने में जो कृष्ण भगवान लगते हैं वो बहुत ही अच्छा लगते हैं, देखने में खूब अच्छा लगते हैं, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हो सके तो प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा आप क्या कीजिए, रिवाइज करने की कोशिश करिए। हम बार बार बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि जितना आप रिवाइज करेंगे उतना ही आप राजा बन जाएंगे। किसका? चैप्टर का, कोई भी सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव का जितना रिवाइज करेगा उतना ही आपको राजा बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। राजा मतलब ये नहीं कि आप हुकूमत करें, वो राजा नहीं, आपको पढ़ाई के मामले में राजा बन जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो 5 नंबर में क्या करा है कि गांधी जी ने झोपड़ी कहाँ बनाई। ये जो गांधी जी है वो झोपड़ी कहाँ बनाई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करा है उत्तर में कि सन 1917 में पुंडलिक जी को गांधी जी ने बेलगांव से भितिहरवा बुलाया। क्या क्या था ये जो 1917 में, क्या देखिए बच्चे आज कमेंट भी किए थे कि सर इसका नहीं होगा, तो ये देखिए 1917 आ गया आज, देख लीजिए 1917 में, कि सन 1917 में पुंडलिक जी ने गांधी जी ने बेलगांव से भितिहरवा बुलाया। आश्रम में रहकर बच्चों को पढ़ाने और ग्राम आदिवासियों को वासियों को अरे यार क्या ग्राम वासियों के दिल का भय दूर करने के लिए
जी ने वह कमरा दिखाया जहां बैठकर गांधी जी काम करते थे और वह मेज जिस पर उन्होंने चिट्ठियां लिखी थी। एक मठ के निकट एक आश्रम है। गांव में गांधी जी को आश्रम देने की किसी को हिम्मत नहीं थी। देखिए प्रश्न को अब यहाँ पर समझाते हैं थोड़ा सा, अब तबको आप समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक वगैरह लिखा गया है, इससे हमें क्या होता है, हमें भी पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो हाईलाइट किया गया है वहां पर हम थोड़ा सा ले चलते हैं। पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर कुछ पॉइंटों को समझते हैं बढ़िया से, उसके बाद समझते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है गांधी जी को, जो गांधी जी क्या कहते थे, वो क्या पुंडलिक जी को गांधी जी ने बेलगांव से बितिहरवा बुलाया। क्या क्या, ये जो पुंडलिक जी देखते हैं ना, वो अगर सुनिएगा कहानी वगैरह तो आपको समझ में आएगा, वो तो उसमें आपको समझ आएगा। तो वहां पर क्या कहते, गांधी जी ने क्या किया, बेलगांव के बितिहरवा में बुलाए थे, ठीक है। आश्रम में रहकर बच्चों को पढ़ाने और ग्रामवासियों के दिल का भय दूर करने के लिए। क्या कहते, थोड़ा सा रुक जाइए मेरे पैर। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा कॉल वगैरह आ गया था। क्या कह रहा है, क्या बच्चों को पढ़ाने के लिए, कोई जो बच्चा छोटा छोटा बच्चा रहता है उसे पढ़ाने के लिए। और ग्राम में जैसे नहीं होता कि एक अंग्रेज आ गया और उस टाइम हुकूमत करे तो उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा है, तो उसके क्या करा कि ग्रामवासी के जितने भी लोग हैं ना, उसके दिल का भय दूर करने के लिए, भय दूर करने के लिए कौन आए थे, पुंडलिक जी, महात्मा गांधी, ये सब आए थे। वह कमरा दिखाया जहां बैठकर गांधी जी काम करते थे। गांधी जी क्या करते थे, काम करते थे, ये चिट्ठियां वगैरह लिखते थे। और गांधी जी को कोई आश्रम नहीं दे रहे थे। क्या करते थे, गांधी जी को कोई भी आश्रम देने की किसी की हिम्मत नहीं थी। मठ के महंत ने एक महुआ के पेड़ के नीचे जगह दी। क्या कि मठ के महंत ने क्या किया, एक महुआ के पेड़ के नीचे क्या दी, जगह दी। आपको ये प्रश्न पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, क्या ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। गांधी जी ने वहीं खटिया बिछा ली। क्या की, और वहीं पे खटिया बिछा ली और बाद में एक झोपड़ी बनाई जिसमें डॉक्टर देवा आकर रहने लगे। कौन आकर रहने लगे, देवा, ये भी याद रखिएगा। और आश्रम चलाते रहे, आश्रम जो है चलते रहे। उस झोपड़ी को अहमद साहब के कर्मचारियों ने जला दिया। और क्या किया, ये जो महात्मा गांधी जी झोपड़ी बनाए थे, उस झोपड़ी को जला दिया। वह बाद में वह खपरेल का भवन बना जो अब भी कुछ मालिक अवस्था में है। तो क्या है, अभी भी थोड़ा मोरा होगा शायद वहां पर। बट यहाँ पर मेन पॉइंट ये याद रखना है कि ये जो ग्रामवासी, जो पुंडलिक, जो महात्मा गांधी जाए थे कहाँ, भितिहरवा जब गए थे, तो वहां पर किसके लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, ग्रामवासी को दिल के भय के जो भय था कि ये दूर करने के लिए, ठीक है। ये सब कुछ पॉइंट है, हम तो बार बार एक ही कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि हम इस प्रश्न को रिवाइज नहीं करा सकते। अगर आप ही रिवाइज कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, जितना बार आप रिवाइज करेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 6 नंबर में क्या करा है, यहाँ पर प्रश्न को देखिएगा कि जूठन शीर्षक सार्थक है। जूठन शीर्षक जो है वो सार्थक है, सही है, कैसे, तो वो आपको बताना है। उत्तर में आपको देखिए क्या लिखना है कि यह शीर्षक ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखा गया जूठन पाठ से लिया गया है। बिल्कुल बात सही है। जूठन पाठ के लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, ठीक है। जिसमें जूठन परिवार की व्याख्या की। जूठन परिवार समझते हैं क्या होता है, कि जो खाना वाना खाते हैं जूठा हुआ, उसके परिवार की व्याख्या की गया है। जूठन में यह व्याख्या हुआ है कि किसी भी परिवार में शादी विवाह आदि में उसे जूठा प्राप्त होता था। जैसे नहीं हो गया कि आजकल के जैसे समाज में देखिएगा तो शादी विवाह होता है, तो उसमें क्या कहता है, जो जूठा वगैरह बेच जाता है तो उसे क्या देता है, जे डोम को दे देता है। अभी तो गाय वगैरह को दिया था पहले, लेकिन ऐसा नहीं था। जूठे परिवार के जो छोटे छोटे कास्ट थे उनको दे दिया जाता था, ठीक है। और उसी पूरी को सुखाकर ठंडी के मौसम में बड़े चाव के साथ खाते थे। चाव के साथ मतलब क्या हुआ, बड़े मौज मस्ती के साथ खाते थे। क्या करके, सुखा लेते थे और ठंडी का जब मौसम आते थे तो भिजा उजा के उसे खाते थे बहुत ही चाव के साथ। यह उन जैसे हजारों परिवारों का तत्कालीन दुर्भाग्य ही था। इस दृष्टि से यह सार्थक सही है। क्या, एक तरह से देखिएगा, यह सार्थक क्या है, बिल्कुल ही राइट है। तो चलिए आपको आगे दिखाते हैं थोड़ा सा। अब आपको 7 नंबर बताना है, ठीक है। चलिए अब 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 7 नंबर में क्या लिखा है कि जयप्रकाश नारायण किस प्रकार का नेतृत्व देना चाहते हैं। क्या करें कि जयप्रकाश नारायण किस प्रकार का नेतृत्व देना चाहते हैं। तो इसका उत्तर देखिए क्या लिखा है उत्तर में, कि प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित संपूर्ण क्रांति पाठ से लिया गया है। यह एक प्रकार का भाषण है। बिल्कुल सही बात है। देखिए सबसे पहले आपको मेन टॉपिक याद रखना है कि संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है, तो जयप्रकाश नारायण जी है। और यह एक प्रकार क्या है, भाषण है, जिसमें वह साफ साफ कहते हैं कि उन्हें नेता नहीं बनना है। क्या कहते हैं, जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मुझे नेता नहीं बनना है। मुझे यह भी मंजूर नहीं है कि कोई मुझे डिटेक्ट करे
कि जयप्रकाश नारायण तुम्हें यह करना चाहिए, मतलब कि कोई ऐसे समझाए कि तुम ये करो फलना करो, ये ना, ये हमें कोई ना कहे, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने एक और सलाह दिया है, सभी का बात सुनेंगे, कौन? जयप्रकाश नारायण। बात समझेंगे, सबकी बात में सुनूंगा, छात्रों की बात जितना भी ज्यादा होगा, मतलब कि छात्रों का जितना भी ज्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास होगा, समझूंगा, उनसे बहस करूंगा और अधिक से अधिक उनकी बात भी स्वीकार करूंगा। जन संघर्ष समितियों की बात भी सुन लूंगा, पर फैसला मेरा ही होगा। सबको आज्ञा माननी ही होगी, तभी इस नेतृत्व का सब कुछ मतलब होगा। देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा और अच्छे से समझाते हैं, थोड़ा सा और अच्छा में हाई लेवल में समझाएंगे तो आपको और अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न में क्या कर रहा है कि ये जो संपूर्ण क्रांति है, इसके लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण जी है, ठीक है। एक याद रखिएगा, क्या है? एक प्रकार की भाषण, ये भी याद रखिएगा। और जयप्रकाश नारायण के साफ साफ कह देते हैं कि मुझे ये नेता नहीं बनना है। क्या है? नेता नहीं बनना है। और ये भी मेरा मंजूर नहीं कि मुझे कोई आदमी, दूसरा आदमी आके बोले कि तुम ये करो ये करो, ये मुझे नहीं करना है। और ना ही मुझे दूसरा आदमी का, हाँ ये, बल्कि हम ये कहेंगे कि मुझे दूसरा आदमी जो सलाह देगा उसका बात सुनेंगे, समझेंगे, बुझेंगे, और छात्र का भी जितना कहना होगा हम समझेंगे, लेकिन फैसला मेरा होगा, कि जो मेरा फैसला होगा और वो फैसला आपको मानना ही होगा तो होगा, ठीक है। यही कुछ नेतृत्व दिया गया है। और अगर ये याद कर लेते हैं तो आपको 5 नंबर से 2 नंबर कोई भी नहीं रख सकता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर 8 नंबर में क्या करें। 8 नंबर देखिए कि छात्र साल का तलवार कैसा है, वर्णन कीजिए। छात्र साल का तिरछन धारवाली चमचमाती तलवार जब मयान से निकलती थी तो वह प्रलय के सूर्य की तीव्र किरण के समान प्रतीत होती थी। कैसा प्रतीत होती थी? तीव्र सूर्य के समान। सूर्य के समान समझते हैं कि लाल लाल एकदम समान, किरण के समान जैसा लगती थी। वह शत्रु दल के हाथों को उसी प्रकार विदर्न कर देती जिस प्रकार रवि की किरण सघन अंधकार को विदर्न कर देती है। क्या करें कि जैसे सूर्य जो है ना, अंधकार को कैसे हटा देती है, चीर फाड़ते हुए ऐसे निकल जाती है, उसी प्रकार जो शत्रु होते हैं, दुश्मन होते हैं, उसका हाथ किरण की तरफ विदीर करके हाथ चीर सब फाड़ देते थे। कौन? तलवार, ठीक है। छत्रसाल का तलवार। तीव्र गति से चलने वाली यह तलवार शत्रु को कंठ पर लपक कर नागिन से लिपट जाती थी। और ये जो तलवार थी शत्रु के जाकर कंठ पर लिपट जाती थी, तलवार से कंठ को काट देती थी, कह सकते हैं। और देखते ही देखते उन्हें मुंडी को धड़ से अलग कर दिया जाता था। किसके द्वारा? तलवार के द्वारा। जो कि मेरे ख्याल से तो MVBI ये सवाल है, क्योंकि 2021 के एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न। अगर देखिएगा 2021 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, जरूर आप याद कर लेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। 9 नंबर क्या करा कि तुलसी को किस वस्तु की भूख है। जो तुलसीदास देख रहे हैं उसको किसी न किसी वस्तु की भूख है। अब भाई वस्तु की भूख नहीं होती है, प्रेम मोह माया ये सब का भूख होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा वर्णन करेंगे अच्छी तरह से। उत्तर में क्या करा कि तुलसी मात्र यह चाहते हैं कि सीता माता थोड़ी उनकी सिफारिश कर दे, पर ध्यान रहे कि आप मेरी सिफारिश तभी करें जब अवसर अनुकूल हो, प्रभु प्रभु श्री राम प्रसन्न चिंता हो, और प्रायः कि अकेले हो। मतलब कि कह रहे हैं कि सीता माता से प्रशंसा करने के लिए कि है जो तुलसी है वो बहुत ही अच्छा है, ये फलना चिलना है, तो उसके बारे में प्रशंसा तभी करे जब महाराज जी का मन ठीक हो, अच्छा हो। इसके बारे में थोड़ा सा और रुक जाएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। वे यह भी पूछेंगे कि यह कौन है, यह कौन है, तो यह बता देना कि मैं दिन हूँ और उन्हीं का नाम लेकर उदर भरता हूँ। उदर मतलब कि पेट भरता हो, ये हो गया। तो कुछ इस प्रकार का टर्म है, अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए हम तो बार बार कहेंगे, ये जो किंग होता है रिवीजन होता है, जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। 10वां नंबर लास्ट प्रश्न है कि धन्य सो पुरुष जिस जस कीर्ति जब फूल मरे पे मरे न वासु। बहुत ही अच्छा है, फूल मरे पर वासु न मरे। जैसे फूल मर जाता है लेकिन उसका सुगंध जो है वो नहीं मरता है, उसी प्रकार शायद कहा जा रहा है। तो इसमें आपका जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है व्याख्या वाला, जो आपको 100% पूछता ही पूछता है, कहीं से पूछे लेकिन पूछेगा जरूर, ठीक है। यहाँ पर उत्तर आपको इस प्रकार देना है कि प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित करबक पाठ से लिया गया है। इसमें मलिक मोहम्मद जायसी यह भी कहते हैं कि रत्नसेन
और पद्मावती की चर्चा करते हुए जायसी यह संकेत करते हैं कि पुष्प श्रेष्ठ है जिसकी कृति महान होती है। मतलब कि पुष्प जो है वह श्रेष्ठ है और इसकी कृति क्या है, महान है। जैसे एक आदमी आज कवि है, वो आज बहुत ही अच्छा कविता लिखता है, ठीक है, और वो कवि जो है वो मर जाएगा तो उसकी कविता क्या है, एक प्रकार के गुण है, क्या है, गुण है, जो कि हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 10 के 10 प्रश्न हो गया है। उम्मीद दिलाते हैं कि आपको 100% समझ में आएगा और आप आपसे थोड़ा सा बात करेंगे। अब आपको बता देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे 1 से लेकर 10 तक देख लेते हैं तो हम उम्मीद दिलाते हैं 90 प्लस आपको लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और आप एक और भी चीज देख लेंगे तो आपको और अच्छा होगा, मॉडल पेपर जिसका ऑब्जेक्टिव कहते हैं, वो अगर आप देख लेते हैं तो दोनों के दोनों अगर आप कर लीजिए, 10 का 10 सिर्फ सेट करें, जाके कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में गर्दा उड़ा के आइएगा, इतना तो उम्मीद दिलाते हैं। ठीक है, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से जाके देख लीजिएगा, या तो आई बटन में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, सेट 2 में मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कमेंट के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।